नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आपका एग्जाम परसों ही है, तो आज और कल का टाइम है, तो जल्दी से ये रिवीजन कर लीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वितरण में मीन आपका 30 है, कितना है मीन है आपका 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 6 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बता रखा है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 6, तो और मीन है आपका 30, तो 6/30 गुना 100, तो आपका आ जाएगा 1/5 गुना 100, तो आपका आ जाएगा 20%। इसका आंसर क्या है? आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.36 है, 0.36 है और 0.64 है। क्या है? 0.36 और 0.64 है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका क्या होगा? क्या होगा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट? सहसंबंध गुणांक तथा समशयन गुणांकों, जो सहसंबंध गुणांक होते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, उनके बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है R इज टू प्लस माइनस bxy इंटू byx का स्क्वायर रूट। तो क्या है? bxy है आपका 0.36 और byx है 0.64। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो क्या है? स्क्वायर रूट निकाल लिया। R इज इक्वल्स टू 0.36 इंटू 0.64 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे 0.2। हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? 0.2304, 0.2304, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.48। क्या? 0.48। चूंकि दोनों आपके जो रिग्रेशन लाइन्स है वो धनात्मक है, इसलिए आर का मान आपका धनात्मक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी वितरण में मीन है आपका 80। कितना है? मीन है आपका 80 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 12। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 12, तो x इज इक्वल्स टू x 104 है। क्या है? x इज इक्वल्स टू 104 है, तो उसका जेड स्कोर क्या होगा? क्या होगा उसका जेड स्कोर? जेड स्कोर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, जेड स्कोर ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? z इज इक्वल्स टू x माइनस, तो z स्कोर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है z इजिकल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, जहाँ x है आपका प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो x क्या है आपकी 104 है। ये म्यू किसका साइन है? म्यू है आपका माध्य का। माध्य कितना दे रखा है आपका? 80। और जो आपका इस सिग्मा है, सिग्मा आपका मानक विचलन का साइन है और विद्युत रेखा आपका 12। तो हम इस फॉर्मूले में फॉर्मूले में जब इंक्लूड करेंगे तो आएगा z इक्वल टू 104 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 12। 104 में से 80 गए 24, 24/12 इक्वल टू 2। तो इसका अर्थ है कि x का मान 104 है और x का 4 मान माध्य से 2 मानक विचलन ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट तथा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है? कौन सा इंडेक्स नंबर है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है? तो आपका फिशर्स आइडल इंडेक्स। कौन सा है? फिशर्स आइडल इंडेक्स, फिशर का आदर्श सूचकांक। सूचकांकों की प्राप्ति की जांच करने के लिए 2 मुख्य परीक्षण किए जाते हैं। पहला है आपका समय उत्क्रमणीयता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट। इस परीक्षण के अनुसार यदि समय वर्षों को आपस में बदल दिया जाए तो दोनों सूचकांकों का गुणनफल 1 के बराबर होना चाहिए। P01 इंटू P10 इजिकल्स टू 1। दूसरा है आपका उपादान उत्क्रमणीयता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट में तो वर्षों को आपस में बदल दिया जाएगा, और अगर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, इस परीक्षण के अनुसार मूल्य और मात्रा, मतलब जो प्राइस है और क्वांटिटी है को आपस में बदलने पर प्राप्त सूचकांकों का गुणनफल कुल मूल्य अनुपात के बराबर होना चाहिए। P01 इंटू Q01 इजिकल्स टू V01। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि P ऑफ A इजिकल्स टू 0.6 है और P ऑफ B इजिकल्स टू 0.5 है तथा A एवं B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो A यूनियन B आपका क्या होगा? क्या होगा आपका A यूनियन B? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम A यूनियन B निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? वो पता था कि उनके
गुणनफल के बराबर होता है। P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A इधर क्या है 0.6, P ऑफ B इधर का 0.5, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका 0.30। 0.30 क्या है आपका, ये आया आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A यूनियन B का होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो क्या आएगा आपका 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.30, जो आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B आया। तो आपका जो 1.1 माइनस 0.30, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.80। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि एस्पेयर्स इंडेक्स आपका 144 है, एस्पेयर्स इंडेक्स जो आपका 144 है तथा पास्चे इंडेक्स आपका 121 है। क्या है, लेस्पेयर्स इंडेक्स 144 से पास्चे इंडेक्स 121, तो फिशर्स आइडल इंडेक्स क्या होगा। तो फिशर्स आइडल इंडेक्स क्या होगा, मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ जो फिशर का फॉर्मूला क्या होता है। फिशर्स इंडेक्स ऑफ आइडल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू पी, मतलब लेस्पेयर्स इंडेक्स इंटू पास्चे इंडेक्स का स्क्वायर रूट, L इंटू पी का स्क्वायर रूट। अब लेस्पेयर्स इंडेक्स का कितना दर का 144 और पास्चे इंडेक्स का 121 121, तो हम क्या करेंगे 144 और 121 का पहले क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 12 144 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 12, 121 का 11, 12 इंटू 11 इक्वल्स टू 132। तो आपका आंसर आ गया 132। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कौन सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। क्या होती है, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। क्या होती है, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिदर्श चयन की एक ऐसी विधि, ऐसी संभाव्यता विधि होती है जिसमें समष्टि, जो पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर या समान होती है। यदि कुल जनसंख्या का आकार n है तो प्रतिदर्श में किसी भी निश्चित इकाई के चुने जाने की जो प्रायिकता होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो 1 डिवाइडेड बाई n होती है, 1/n होती है। इसमें प्रत्येक इकाई का चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और संयोग पर आधारित होता है, चांस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n है आपका 12। क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका n है आपका 12 और p है आपका 0.25। क्या है, p है आपका 0.25, तो वेरिएंस कैसा, तो वेरिएंस का क्या होगा, वेरिएंस का मान क्या होगा। हम देखते हैं द्विपद बटन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अगर हम वेरिएंस जो ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, जो आपका वो फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू, n इंटू पी इंटू क्यू। अब n जो देखा है वो क्या है आपका 12, कितना है 12, जो परीक्षणों की संख्या है वो कितनी है आपकी 12। p क्या है आपका 0.25, सफल की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 0.25। अब q क्या है, असफलता की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो क्या करेंगे 1 माइनस p, क्या करेंगे 1 माइनस p। तो सबसे पहले हमें q याद करना है, तो q कैसे याद करेंगे, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस 0.25, तो आ गया आपका आंसर 0.75। आंसर नहीं, ये आपका क्यू का मान निकला है। अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे, n इंटू पी इंटू क्यू, तो अब क्या आएगा आपका 12 गुना 0.25 गुना 0.75, तो आपका जगह 3 गुना 0.75, तो आपका जगह 2.25, 2.25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट, कौन से नंबर सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट करता है, वो होता है आपका चैन इंडेक्स। कौन सा, चैन इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट को संतुष्ट करता है। यह परीक्षण समय उत्क्रमणता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एक विस्तारक है। यह परीक्षण जो चैन इंडेक्स एक जो सर्कुलर टेस्ट है, एक आपका जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसका एक विस्तार है। इसके अनुसार यदि सूचकांकों की गणना तीव्र 3 या अधिक वर्षों के लिए चक्रीय क्रम में की जाती है, मतलब गोल गोल रूप में की जाती है, तो उनका गुणनफल 1 के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए P01 इंटू P12 इंटू P20, तो आपका इसका आपका मान होना चाहिए 1 के बराबर। अब चैन बेस इंडेक्स क्या है, चैन बेस इंडेक्स है आपकी, यह सूचकांक सर्कुलर टेस्ट को बहुत संतुष्ट करता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष का सूचकांक पिछले वर्ष के आधार पर निकाला जाता है, जिसमें समय की निरंतरता बनी रहती है। इसके अलावा कैलीस फिक्स्ड वेट इंडेक्स और सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स भी इस परीक्षण को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाए
तो ठीक 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर एक सिक्के को 5 बार उछला जाए तो ठीक 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? इसे बायनॉमिनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। क्या है बायनॉमिनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? पी एक्स इज इक्वल्स टू के, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई के इंटू पी का स्क्वायर, पी के इंटू क्यू एन माइनस के। एन क्या है आपका कुल उछाल, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 5 है। कितने हैं? 5 है नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने हैं आपके? 5। के है आपके सफलता की संख्या, सफलता की कितनी संख्या है आपकी? 2। भाई कुल उछाल 5 बार उछला जाए तो कितने हैं? 5। सफलता की कितनी संख्या है आपकी? 2। पी एक बार में हेड आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि आपका एक उछाल में टेल आने की प्रायिकता 1 माइनस पी इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करेंगे? हम कॉम्बिनेशन का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? संचय कॉम्बिनेशन का मान निकालेंगे। 5/2 इक्वल्स टू 5 गुना 4/2/1, तो आपका आ जाएगा 10। अब हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे। तो पी एक्स इजिकल्स टू के, तो के क्या है? के है आपका 2 इजिकल्स टू आपका 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का 5 - 2, तो क्या आएगा? पी एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 1/4 गुना 1/8, पी एक्स इक्वल्स टू 10/32। अब एक्स पी एक्स इसको 10x/2 इक्वल टू 5/16, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 5/16। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी सैम्पलिंग डिजाइन में, क्या है? सैम्पलिंग डिजाइन में प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना ज्ञात है। अगर हमें सैम्पलिंग डिजाइन में प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना ज्ञात है परंतु समान नहीं है, तो वह किस श्रेणी में आएगी? किस श्रेणी में आएगी? तो वह आएगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। किसमें? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसी भी प्रतिचयन तकनीक को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तब माना जाता है जब पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात और नॉन जीरो होती है। तो ज्ञात होती है या फिर नॉन जीरो होती है प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना पॉपुलेशन की। ये आवश्यक नहीं है कि संभावना समान हो। प्रायिकता प्रतिचयन में चयन की संभावना समान होना अनिवार्य नहीं है। मान लीजिए इसमें सभी इकाई को चुने जाने की संभावना ज्ञात और समान 1/n होती है। अगर बात करें सर्टिफाइड प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें विभिन्न स्तरों या आकारों के अनुसार प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना ज्ञात तो होती है परंतु समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी वितरण में तीसरा चतुर्थक जो थर्ड क्वार्टाइल है आपका है 64, कितना है? 64। Q3 आपका कितना है? 64 है। और पहला चतुर्थक Q1 पहला क्वार्टाइल है वो आपका 36, कितना? 36। तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, क्या क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन आपका क्या होगा? क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन का? Q3 माइनस Q1। क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। Q3 क्या दे रखा है इसमें? Q3 दे रखा है 64 और Q1 दे रखा है आपका 36। तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ QD क्या है? QD क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्म लगाएंगे। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, तो 64 माइनस 36/64 प्लस 36, तो आपका आ गया 28/100। तो आपका आंसर आ गया 0.28, क्या? 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चैन बेस इंडेक्स का मुख्य लाभ क्या है? क्या है चैन बेस इंडेक्स का मुख्य लाभ? तो है बेस ईयर बदलने की सुविधा होती है। चैन बेस इंडेक्स में बेस ईयर बदलने की सुविधा होती है। चैन बेस इंडेक्स में स्थिर आधार के बजाय तत्काल पिछले वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। जो तत्काल है इस वर्ष को नहीं, जो पिछला साल है उसको आधार माना जाता है। क्योंकि आधार वर्ष हर साल बदलता रहता है, इसलिए इसमें आवश्यक अनुसार नए आधार वर्ष से तुलना करना या पुरानी अप्रासंगिक वस्तु को हटाकर नई वस्तु को जोड़ना बहुत आसान होता है। यह निकटतम वर्षों के आर्थिक आंकड़ों जैसे मूल्य या उत्पादन की तुलना करने के सबसे उपयुक्त और व्यवहारिक माना जाता है। यह सूचकांक परीक्षणों में सर्कुलर टेस्ट को पूरा करता है। कौन सा टेस्ट को पूरा करता है? यह सर्कुलर टेस्ट को पूरा करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि x और y, क्या है? x और y स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं। यदि x और y स्वतंत्र इंडिपेंडेंट यादृच्छिक चर है जिनके वेरिएंस क्या है? जिनके वेरिएंस आपके 9 और 16 है। x का वेरिएंस 16 है और y का वेरिएंस
x का वेरिएंस 9 है और y का वेरिएंस 16 है, तो x प्लस y का वेरिएंस क्या होगा? किसका होगा? x प्लस y का वेरिएंस आपका क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। तो यदि x और y स्वतंत्र यादृच्छिक चर है तो उनके योग x प्लस वाई या x माइनस वाई का प्रसरण जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x प्लस वाई का देखेंगे, हमें x प्लस माइनस वाई का नहीं देखना, हम x प्लस वाई का देखेंगे। तो x प्लस वाई का जो सूत्र है वो है var x प्लस var y। क्या है? var x प्लस var y। x क्या दे रखा है हमें? 9। var क्या x क्या दे रखा है? 9 और y दे रखा है 16। तो हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे, var x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 आपका 25। कैसा आएगा आपका? 25। तो इसका आंसर है आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस होता है? वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? मीन आपका वेरिएंस के बराबर होता है, तो आपका पॉइजन बटन। कौन सा? पॉइजन बटन। पॉइजन बटन की सबसे प्रमुख विशेषता यही होती है कि इसमें माध्य और प्रसरण दोनों का मान बिल्कुल बराबर होता है। मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस। अगर बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके मीन और वेरिएंस म्यू, मीन को शो करते हैं म्यू से और वेरिएंस को करते हैं आपके सिग्मा से। तो दोनों स्वतंत्र होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको एमसीक्यू की वीडियो अच्छी लगी हो। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए, आपका परसों एग्जाम है, उसके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।